उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की अध्यक्षता कर रहे हमारे मोर्चे के यशस्वी और बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी और हमारे बीच मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय लोकप्रिय नेता, जिनका मार्गदर्शन हम सबको लगातार मिलता है, जिनके नेतृत्व में मोर्चा अपने नए नए कीर्तिमान स्थापित करता है, ऐसे बहुत ही आदर के सम्मान के योग्य आदरणीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी हमारे बीच इस मोर्चे के प्रदेश के प्रभारी, मेरे बहुत पुराने साथी, जिनके साथ लगातार लंबे अरसे से काम करने का मुझे अवसर मिला और उनके अनुभव समय समय पर शेयर करने का भी अनुभव लाभ मिलता रहा है। ऐसे आदरणीय दयाशंकर सिंह जी इस मोर्चे की सह प्रभारी, मेरे साथ संगठन में जिन्होंने काम किया है, कुशल संगठनकर्ता बहन पूनम बजाज जी और मेरे साथी जो लोकप्रिय सांसद भी हैं, मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश से हैं बहुत ही ओजस्वी कर्मठ और जुझारू नेता आदरणीय संगम लाल गुप्ता जी, हमारे प्रदेश के मोर्चे के महामंत्रीगण आदरणीय विनोद यादव जी, आदरणीय संजय भाई पटेल जी, आदरणीय रामचंद्र जी प्रधान जी एक्स MLC और हमारे राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय पार्थ सारथी जी, आदरणीय पंकज चौधरी जी, और मैं नाम लेना चाहूंगा तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आधे हॉल में बैठे लोगों के नाम मैं ले सकता हूँ। ऐसे मेरे बहुत ही सम्मान के योग्य जो राष्ट्रीय कार्य समिति में होंगे, बहुत ही सम्मान के योग्य राष्ट्र प्रदेश के पदाधिकारीगण, हमारे चौरसिया जी बैठे हुए हैं, बहुत पहले भी मोर्चे में बहुत अच्छा काम किया है। सभी क्षेत्रों के सम्मानित और जुझारू क्षेत्रीय अध्यक्षगण, सभी क्षेत्रों के महामंत्रीगण, प्रदेश से आए हुए सभी जिलों के जिलाध्यक्षगण, अन्य मेरे बहुत ही सम्मान के योग्य बहनों भाइयों, आपके बीच और खास तौर से प्रभु श्री राम की इस पवित्र धरती पर और आपने प्रदेश कार्य समिति यहाँ से शुभारंभ करके जो संदेश देने का काम किया है, मेरे जैसे और आप जैसे लोगों को बुलाने का जिन्होंने काम किया है, इस कार्यक्रम में जिनकी महती भूमिका है, आयोजक है, उन लोगों को भी मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप सबने इस पवित्र भूमि पर बुलाने का ये काम किया है। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं देरी से आया तो समय से गया था, लेकिन कुलपति महोदय के यहाँ चाय के लिए बुला लिया गया और मैं लेट आने से माननीय दयाशंकर सिंह जी को मेरी जगह की पूर्ति करनी पड़ी, तो मैं भाई दयाशंकर सिंह जी को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं।
विषय बहुत मैं ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्रदेश कार्य समिति है और प्रदेश कार्य समिति में सबका समय भी निश्चित होता है और समय की मर्यादा भी होती है। तब मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों कि आज ओबीसी मोर्चे की जो हम चर्चा करते हैं तो हम कह सकते हैं, अगर मैं जो हमारा विजय का चुनावी रथ 2014 से प्रारंभ हुआ है तो मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ा योगदान है तो आपके पिछड़े वर्ग का योगदान। चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, चाहे लोकल बॉडी के इलेक्शन हो या फिर जिला पंचायत के चुनाव हो, और केवल मैं इसलिए और कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से भले ही आप पिछड़े रहे हो, आर्थिक रूप से भले ही पिछड़े रहे हो, लेकिन पिछड़ों में भी प्रतिभाओं की कहीं कोई कमी नहीं। अगर मैं प्रतिभाओं को गिनाना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कि लंबा समय होगा। जब जब अवसर पिछड़ों को मिला है तो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है कि पिछड़ों में भी प्रतिभाएं हैं। और उसी में मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले मैं माननीय मोदी जी की बात करूं तो पिछड़े वर्ग के रूप में पिछड़े समाज से, एक सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से, जिनके विषय में बहुत लंबी चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि हम सब कार्यकर्ता जानते हैं, जीवन के हर पायदान पर जिन्होंने गरीबी से संघर्ष किया है, हर प्रकार से संघर्ष किया है, तब मैं कह सकता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था भाजपा ने, उससे पहले पूरे देश में 4 साल का बच्चा भी जानता था मोदी मोदी मोदी। 10 वर्ष के जो प्रधानमंत्री रहे सरदार मनमोहन सिंह जी, शायद उनको लोग नहीं जानते होंगे तो चुनाव से पहले भी उनको मोदी के नाम से जानते, बच्चों से बात मोदी मोदी। ये लोकप्रियता माननीय प्रधानमंत्री की थी। और तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, सारे राजनीतिक पंडितों के आंकलन फेल हो जाते और स्पष्ट बहुमत की सरकार 2014 में बनाने का काम भाजपा करती। और आज मैं कह सकता हूं कि जो हमारा विजय अभियान चला है, उस विजय अभियान में माननीय मोदी जी को सबसे आगे रखा जाता है कि नहीं? कोई भी चुनाव होगा मोदी जी सबसे आगे रहता है। इसी तरह से मैं बात करूं भाजपा को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के लिए, तो भाजपा के एक कार्यकर्ता का सहयोग तो रहा, लेकिन माननीय कल्याण सिंह जैसे पिछड़े वर्ग के नेता को जब मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके पार्टी चुनाव लड़ती है तो पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार बहुमत की बनाने का काम करती है। और आज मैं कह सकता हूं कि जितने भी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल गिने जाते हैं उसमें माननीय कल्याण सिंह का पहला कार्यकाल सर्वश्रेष्ठ गिना जाता है। उस सरकार में उन्होंने कह दिया था कि गुंडे माफियाओं के लिए या तो प्रदेश की सीमाओं के बाहर रास्ता या जेल के शीशों के अंदर, और ऐसे खूंखार अपराधी उनको न जेल में जाने दिया जाए, न प्रदेश से बाहर जाने दिया जाए, उनको सीधा ऊपर का रास्ता दिखाया जाए। ये क्रम उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार में शुरू हुआ।
और मैं कह सकता हूं उसके बाद में आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ भी उसी प्रकार का काम गुंडे माफियाओं के साथ कर रहे हैं। ये सच है कि नहीं बताइए, आपने देखा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने डीजीपी को बुला करके कह दिया था कि ये गुंडे बदमाशों का कमर के नीचे का हिस्सा पुलिस का, उसके ऊपर का हिस्सा उसका, इतना तोड़ो कि सड़क पर चलने लायक न रहे। ये स्थिति पैदा की थी कि नहीं की थी। और इतना ही नहीं, 6 दिसंबर 1992 की घटना का चर्चा आप सबने की है, लेकिन चूंकि मेरा नाम माननीय कल्याण सिंह जी बाबू के नाम के साथ जोड़ा जाता है, उनका आशीर्वाद मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिला तो मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मिला। और 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवक इसी पवित्र अयोध्या की धरती पर लाखों की तादाद में पहुंच जाते हैं और उस समय डीजीपी आकर कहते हैं कि बाबूजी क्या करना, माननीय मुख्यमंत्री क्या करना है, भीड़ कैसे कंट्रोल होगी। स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि जो भी रोकने के उपाय हो सकते हैं रोको, उपाय करो, लेकिन गोली नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे, गोली नहीं। और इतना ही नहीं, उसके बाद कहा कि भाई कैसे काम चलेगा, तो लिख करके दे दिया डीजीपी को गोली नहीं चलाने का आदेश। और जब टेलीविजन पर चलता है गोली नहीं चलाने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है, तो भीड़ को इकट्ठा करना तो आसान है, फिर भीड़ अपने कंट्रोल से बाहर होती है। और जिस तरह से उस बाबरी ढांचे पर, वो बाबरी ढांचा वो समय 464 साल पुराना ढांचा जो हिंदुस्तान की छाती पर गुलामी के कलंक के रूप में खड़ा था, उसको 6 दिसंबर बाने को ढाने का काम किया तो कारसिंह को कर दिया। सामान्य साथियों, हम सब जानते हैं उस समय कांग्रेस की सरकार थी। बाबरी एक्शन कमेटी के जफर गिलानी ने कोर्ट में एक अर्जी दी थी और कहा था कि कल्याण सिंह सरकार पर हमको भरोसा नहीं है, केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की सौंपी जाए। कोर्ट में माननीय कल्याण सिंह को बुलाया गया, माननीय कल्याण सिंह ने एफिडेविट दिया कि नहीं, सुरक्षा हम करेंगे, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। केंद्र को बाहर रखा गया। और जब एसपी चौहान जो समय के गृह मंत्री थे, उनका फोन आता है कि कल्याण सिंह जी क्या हो रहा है, सूचना मिली है कि कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए, गुंबद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तब माननीय कल्याण सिंह जी कहते हैं कि गृह मंत्री जी, ये सूचना आपके पास पुरानी है, मेरे पास सूचना एक कदम आगे की है कि एक गुंबद चला गया है और दूसरे की सूचना करने की बात है। उन्होंने धमकी दी, बोले इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? बोले परिणाम जानता हूं, मैंने कह दिया है, लिख कर दे दिया है, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। इसलिए इतनी बड़ी भीड़ में गोली चलाई तो पता नहीं 100, 200, 500, 1000 लाख कितना कार सेवक मारे जाएंगे, और ये पाप, ये गुनाह मैं नहीं कर सकता। स्पष्ट कर दिया। बोले इसका परिणाम, बोले ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा। इतना ही नहीं, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, वो जब फोन करते, कल्याण सिंह जी आप क्या कर रहे हैं, बाबरी ढांचे को इतना नुकसान हो गया है, कोई उपाय कीजिए उसे रोकने का, सुरक्षा का। बोले मैंने जितने उपाय कर सकता सारे उपाय कर रहा हूं, लेकिन गोली नहीं चलाऊंगा। उन्होंने वही कहा, और जवाब कल्याण सिंह का वही था कि ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा कल्याण सिंह होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं गोली नहीं चलाऊंगा। जब तक उस ढांचे की एक एक ईंट चली नहीं गई, समतल नहीं हो गया, रामलला विराजमान नहीं हो गए, तब तक इस्तीफा नहीं दिया। जब सूचना मिली कि रामलला विराजमान हो गए, तो कांग्रेस की सरकार हमारी सरकार को बर्खास्त करे, उससे पहले जाकर इस्तीफा दिया है। और कोई परामर्श करने को हमारे सारे नेता अयोध्या में थे, लेकिन सरकार बचाने के लिए, सरकार बच जाए, इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो कांग्रेस कभी कभी दुहाई देती है,
तब मैं कहना चाहता हूं कि हमारी केवल एक सरकार को नहीं, 4 सरकार को बर्खास्त करने का काम किया था इस कांग्रेस सरकार ने। क्या दोष था हमारी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार का? क्या दोष था हिमाचल की सरकार का? और दोस्ती से कल्याण सिंह इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इसके बाद में भी तब मैं कह सकता हूं कि 6 दिसंबर 1992 के लिए राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। और राम मंदिर बनने का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट लेता है तो मुझे लगता है कि उसमें 6 दिसंबर 1992 की घटना महत्वपूर्ण बन जाती है। तब जाकर हमको ये मंदिर का निर्माण करने का अवसर मिला है और हम सब सौभाग्यशाली हैं। एक